नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र की कार्यवाही चल रही है। सीधे लिए चलते हैं, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। एप्रिसिएशन है। आज भी मैं देखता हूं जो भी कोई उस पर सड़क पे चलता है, अगर वो पहली बार चलता है तो मुझे ट्विटर पे टैग कर करके निकलता है, कहता है कि ऐसी सड़कें मैंने नहीं देखी जो देश में जो आपने बना करके खड़ी कर दी। लखनऊ मेट्रो समाजवादियों ने बनाई, लेकिन उद्घाटन दूसरी सरकार को करने का मौका मिल गया। और ऐसा उद्घाटन किया कि 5 साल से जिस स्टेशन तक वो ट्रेन जाती है उसी स्टेशन से वापस ट्रेन आ जाती है। आगे बढ़ा दीजिए। ये माननीय सदस्य लगता मेट्रो के बारे में जानते नहीं है। डायल 100 अध्यक्ष महोदय, ये डायल 100, और मुझे याद है जिस समय डायल 100 में बना रहा था उस समय जो जानकारी हासिल हो रही थी, मैंने देखा कि किसी थाने में गाड़ी के चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं था। जो बजट मिला करता था वो पर्याप्त नहीं था। पुलिस के पास गाड़ियां नहीं थी। पुलिस अपराधियों को कैसे पकड़े, गुंडों को कैसे पकड़े, जो कानून व्यवस्था को खराब करते हैं वो कैसे उनको पकड़ा जाए। और आप पीछे मुड़ करके देखिए, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से कहूंगा, अभी तक शायद डायल 100 नहीं देखा। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन अपने सभी माननीय सदस्यों को लेकर के जाएं और देख करके आएं, और कम से कम उसमें देखें कि क्या पुरानी सरकार करके गई है। अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो आप उस कमी को ठीक करिए, लेकिन कमी ठीक नहीं की गई। डायल 100 बर्बाद हो गया। और जिस समय बनाया गया था, मुझे याद है यहां पर कोई ऐसा रिस्पांस सिस्टम नहीं था कि जो पुलिस को मिल जाए रिस्पांस सिस्टम। उस समय के वरिष्ठ अधिकारी जो टेक्नोलॉजी को समझते थे और देश के सबसे जानकार प्रोफेसर वेंकट, मैंने उनको बुलाया और सलाहकार बनाया और उनसे मैंने कहा जानकारी हासिल करिए। और जानकारी हासिल करने के लिए न केवल वो देश अपने उत्तर प्रदेश में गए, जगह जगह पर थाने में गए, कप्तान के ऑफिस में गए, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में जाकर के NYPD का जो हेडक्वार्टर है उसको देख करके आए। और उस हेडक्वार्टर के बाद वो ह्यूस्टन गए, ह्यूस्टन के बाद वो सिंगापुर गए और तीनों का जो रिस्पांस सिस्टम देख करके आए। उसके बाद उन्होंने यूपी का डिजाइन किया और यूपी का डिजाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतरीन, अगर किसी ने पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया तो समाजवादियों ने दे करके दिखाया। ये बहुत कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कानून व्यवस्था पे बाद में आऊंगा। इकाना स्टेडियम, हमारे नेता सदन का सबसे प्रिय जगह है वो इकाना स्टेडियम। ये हंसने की बात नहीं है माननीय सदस्य, वो बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब कभी माननीय नेता सदन को किसी अच्छी जगह कार्यक्रम करना पड़ता है तो वो लखनऊ का स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो हो गया है, इकाना स्टेडियम में जाकर के उसी में कार्यक्रम करते हैं। देश के बेहतरीन खिलाड़ी, प्लेयर, ओलंपियंस, उनको अगर कहीं सम्मानित किया गया तो हमें खुशी इस बात की कि वही स्टेडियम में हुआ जो समाजवादियों ने बना करके खड़ा किया। और यही नहीं, हालांकि टेक्नोलॉजी अब नेता सदन जान गए 5 साल के अंदर। ये बात मैं अपने सब शब्द वापस लेता हूं। मैं कभी कभी कह देता था कि हमारे नेता सदन टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष जी, आपकी वजह से और आपकी वजह से आज आपके सामने है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं। और जब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करना था, लोगों को दिखाना था कि मैं सरकार में हूं और सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दूंगा, लैपटॉप दूंगा, तो वही स्टेडियम में जाकर के नेता सदन ने बांटे। और हमें खुशी इस बात की भी है कि जब आपको शपथ लेने का मौका मिला
तो आप पर कोई दूसरी जगह नहीं थी, आपको इकाना में ही जाना पड़ा। अपने काम तो नेता सदन कर लेते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच होने के लिए इजाजत नहीं देते। समाजवादी सरकार थी तो कानपुर में भी हुआ मैच इंटरनेशनल और लखनऊ में भी हुआ, लेकिन आपने ऐसा प्रिय बनाया उसको कि अब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होता। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई ना कोई इंटरनेशनल मैच आप जरूर कराएंगे। जिनेशियम इस्पात, 4 लेन कनेक्टिविटी, और मुझे याद है मैंने कभी एक इकोनॉमिस्ट का पढ़ा था कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। चलिए आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राज्यसभा के लिए कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और समाजवादी पार्टी ने उनको अपना समर्थन दिया है। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, 16 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ी खबर आज की है और राज्यसभा के लिए नामांकन चल रहा है और ऐसे में कपिल सिब्बल ने नामांकन किया है और समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो राज्यसभा जाएंगे। तो और मैं समझता हूं कि जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास दे दिया है। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन। कपिल सिब्बल के राज्यसभा उम्मीदवार बन जाने पर शिवपाल यादव ने खुशी जताई है और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिनव पांडे ने। हमारे साथ इस समय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। शिवपाल जी, आज जो है बाकायदे कपिल सिब्बल ने नॉमिनेशन फाइल किया है। समाज वो बोल रहे हैं कि निर्दल से हैं, लेकिन अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव सभी लोग मौजूद थे। देखिए, कपिल सिब्बल साहब अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं। उनके राज्यसभा में पहुंचने से एक राज्यसभा को हेल्दी व्यक्ति मिलने से उसमें अच्छी बातें हों। क्या लगता है कि जिस तरह से आजम खान ने दबाव बनाया है उसका नतीजा है कि इस बार अखिलेश ने को झुकना पड़ा और कपिल सिब्बल को भेजना पड़ा राज्यसभा? नहीं, इस पर हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे वकील हैं और राज्यसभा को हेल्दी व्यक्ति मिला है। ये थे हमारे साथ जो है शिवपाल सिंह यादव, जो कि खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आजम खान जिस तरह के माने जाते हैं, पिछली बार उन्होंने अपनी पत्नी को भेजने के लिए मुलायम सिंह यादव से नाराज़गी जाहिर की थी और खासा नाराज़ हो गए थे। समाजवादी पार्टी की तब सरकार थी और अपनी पत्नी को जो है वो राज्यसभा भेजने में कामयाब हो गए थे। इस बार उन्होंने अखिलेश यादव से बाकायदे जो है नाराज़गी जाहिर की, समाजवादी पार्टी से नाराज़गी दी और कपिल सिब्बल जिस तरह से आजम खान का चुनाव लड़ रहे, आजम खान का जो केस लड़ रहे थे, उसके बाद जो है आजम खान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर दबाव बनाने में कामयाब हो गए और कपिल सिब्बल को राज्यसभा, हालांकि कपिल सिब्बल ये जरूर बोल रहे हैं कि वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर है, लेकिन पूरा का पूरा समर्थन जो है वो समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल को कर रही है। राजवेश के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो राज्यसभा की 57 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें यूपी से 11 सीटों के लिए चुनाव होना है और जिसमें कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल कर दिया है और दूसरे भी जो एक प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दौरान कपिल सिब्बल का जो मामला था वो थोड़ा हैरान करने वाला था। समाजवादी पार्टी उनको अपने कोटे से राज्यसभा भेज रही है।
जी हाँ, समाजवादी पार्टी उनको अपने कोटे से राज्यसभा भेज रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी के 36 विधायक उनको सहयोग करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। हाँ। वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। दूसरे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं आज जिन्होंने नामांकन किया है वो समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान है। अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है जी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अधिकृत प्रत्याशी जावेद अली खान ने पर्चा भरा है और दूसरे कपिल सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से पर्चा भरा है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो दोनों प्रत्याशी हैं, जो एक समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिन्होंने पर्चा भरा यानी कि कपिल सिब्बल, और दूसरा जावेद अली खान जिन्होंने अधिकृत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के तौर पर पर्चा भरा है, ये दोनों आजम खान के करीबी हैं। अच्छा, यानी कि दो प्रत्याशी ऐसे हुए जो समाजवादी पार्टी जिनको सपोर्ट कर रही है। मुझे बता दें, अध्यक्ष जी से पूछिए, अध्यक्ष जी से हटाओ यार। पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में विश्वास जताया, दूसरी बार मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और पार्टी के नेतृत्व का आभारी हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। क्या रहेंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से एक बड़ा राज्य है, सांसदों के रूप में जो भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन सब का मैं पूर्णतः पालन करूंगा। किस तरह की समस्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो वहाँ सदन तक? उत्तर प्रदेश में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश तो इस वक्त समस्याओं की जड़ बन गया है। पिछले कार्यकाल में भी हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित मामले राज्यसभा में उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। आज कपिल सिब्बल ने आपने आज पर्चा दाखिल किया, ये कैंडिडेट और कब तक, क्या मतलब इसमें मुझे क्या बोलूं? तीसरा कैंडिडेट कब तक पर्चा? पार्टी नेतृत्व से पूछिए, जब दाखिल करने आएंगे आप इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जावेद अली को आप देख रहे थे जो नामांकन करने के बाद बाहर निकले और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धन्यवाद किया है। विवेक जी, उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद तो दे दिया, लेकिन जो अंक गणित वो ये कह रहा है कि 3 पर जो है लगभग इनकी बात बन सकती है, 2 तो तय हो गए, तीसरा कौन होगा? देखिए, अभी तीसरे के बारे में थोड़ा असमंजस है। डिंपल यादव का नाम चल रहा है। हो सकता है कि महिला प्रतिनिधि के तौर पर डिंपल यादव को अखिलेश यादव राज्यसभा भेजें, लेकिन अभी तीसरे प्रत्याशी का खुलासा नहीं हुआ है। 2 लोग जो है वो आजम खान के कोटे से हैं। जावेद अली खान 2020 तक राज्यसभा के सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से और ये उनका दूसरा टर्म होगा। वो आजम खान के बहुत करीबी माने जाते हैं। संभल जो रामपुर के ही आसपास का इलाका है वहां के वो रहने वाले हैं और 2020 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से। दोबारा से फिर उनको समाजवादी पार्टी ने मौका दिया है। तो आजम खान की कोटे से 2 लोग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसका असर कितना आजम खान पर पड़ेगा ये देखना होगा, लेकिन ये जो कपिल सिब्बल का नाम है या जावेद अली खान का नाम है, ये कहीं ना कहीं आजम खान के दबाव में है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आज कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई मैंने 16 तारीख को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन विवेक जी ये खबर कहीं आई नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अचानक से आज वो बोले हैं कि इस्तीफा दिया और अब समाजवादी पार्टी के कोटे से वो जा रहे हैं राज्यसभा, साइकिल बैठ के जाएंगे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वो राज्यसभा में जा रहे हैं। उन्होंने अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की, जैसा कि इन्होंने आज खुलासा किया कि उन्होंने 16 तारीख को कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था। जी हाँ, ये बात मीडिया में नहीं आई, चर्चा में नहीं आई, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी अपने आप में एक रहस्य है कि इसकी क्या वजह है जब उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में अभी भी उनकी गुंजाइश शायद कुछ बची हुई है या कोई बातचीत चल रही होगी। शायद इसी वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी। चलिए विवेक जी, ये यूपी की सियासत की बड़ी खबर थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। काशी के रहने वाले योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदुओं का दावा बता दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वो स्थान हिंदुओं को खुद ही सौंप देना चाहिए और उनसे बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी ने। आप भी सुनिए। ज्ञानवापी को लेकर के बनारस के जिला जज का कल महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा कल तय हो जाएगा। लेकिन एक तरफ राजनीतिक लड़ाई भी इस विषय को लेकर चल रही है। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र जी हैं, दयालु गुरु जिनको कहते हैं, बनारस से ही आप हैं। दयाशंकर जी, क्या एक तरफ
एक पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, एक पक्ष कह रहा है उसको विश्वास है कि ये शिवलिंग है। क्या हकीकत है? हम लोग भी बहुत बरसों से देख रहे हैं, जानते हैं, मानते हैं, बहुत लोगों ने देखा है अंदर जा कर के भी। इस तरह का विवाद बढ़ाने की क्या वजह है, क्या लगता है आपको? देखिए, कहीं न कहीं से जो बातें शुरू हुई हैं, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट के निर्णय के आधार पे ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लोअर कोर्ट में मामला था, कल आपने जैसा कहा कि कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, कल कोई डिसीज़न आना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो हम समझते हैं कि इस वाद विवाद से, इस आरोप प्रत्यारोपों से बेहतर है कि कोर्ट जो भी कहेगा, समाज उसका इंतज़ार कर रहा है। हम सभी कहीं न कहीं से उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या फैसला देता है, और उसके पहले ये जो कहने कहाने का दौर है ये चलता रहेगा। सैकड़ों सालों से वो लोग उस स्थान को वज़ू करने के लिए उपयोग कर रहे थे। अब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दिया है। उसके इतर जो बातें आ रही, जब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तभी ये बात को आधार मिलेगा कि वो है क्या। हम सब उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन काशी जानती है कि नंदी बाबा जिस तरीके से बरसों से वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, वो लगता है कि वो चीज़ें, समय ने जिस चीज़ को छिपा के रखा था, समय के साथ वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। काशी में भी सभी दोनों बिरादरियों के लोग रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की कोई पहल होनी चाहिए? जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर मस्जिद बाद में बनाई गई मंदिर को तोड़कर, खुद मुसलमानों को आगे बढ़ करके हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, या इस तरह का कोई रास्ता निकालना चाहिए बजाय इसके कि अदालत में हम इसकी लड़ाई लड़ें? जो बात आप ये काशी विश्वनाथ जी के लिए कह रहे हैं, यही बात भगवान राम मंदिर के लिए भी थी। बरसों देश इंतज़ार करता रहा कि ऐसी कोई पहल हो, और ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ये बातें हमारे आपके मन में हो सकती हैं, लेकिन जिससे हम उम्मीद करते हैं शायद उनके मन में न हो। अगर ऐसी होती तो इतने सालों ये मुकदमे न चलते। तो मुझको लगता है कि काशी विश्वनाथ जी को लेके भी जो बातें हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो स्वागत है उनके निर्णय का। नहीं करते हैं तो इस देश में सारे लोग, पूरा देश का जनमानस कोर्ट की भावनाओं का आदर करता है और उनके फैसले का आदर करता है। हम सब कोर्ट के उस हर फैसले का हृदय की गहराई से स्वागत करेंगे जो फैसला आएगा। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया। उधर राजस्थान में एक बार फिर से बिजली कर्मचारियों ने इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी की मांग तेज कर दी है। दरअसल लंबे समय से मांग चली आ रही थी और इसके समर्थन में बीजेपी नेता और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी उतर आए हैं। सांसद के नेतृत्व में बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और उनसे हमारे सहयोगी लोकेश नागर ने खास बातचीत की। सुनिए आप भी। राजस्थान में चाहे चिकित्सा हो या शिक्षा हो, तमाम मुद्दों को लेकर इस समय बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राजस्थान में तमाम भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन करते रहे। सर, राजस्थान में तमाम भर्ती पर्चे लीक हो रहे हैं। लीक पर लीक, पेपर लीक होता जा रहा है। सरकार तो मूक दर्शक तो नहीं है, लेकिन सरकार माफियाओं के साथ मिलकर लूट रही है, बेरोजगारों के सपनों को चूर चूर कर रही है। आज तो मैं मंत्री जी के यहाँ दूसरे मुद्दे पर आया था, ऊर्जा मंत्री जी के पास। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर्स, टेक्निकल हेल्पर, जेई नईन वगैरह के एक लंबी समस्या है। इस पर कमेटी भी बनाई थी जिसमें रिकमेंड किया है कि जनहित में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र के जो संघर्ष करवाने के वाले जो रामकेश जी हैं, इनके साथ प्रतिनिधिमंडल मिल लिया और मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम इसमें पॉजिटिव रूप से अपना दृष्टिकोण रखते हुए मदद करेंगे। सर, राजस्थान में जेपी नड्डा है, बीजेपी में जो मनमुटाव की बातें चल रही थी, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं थी, अब उन पर कितना अंकुश लग पाएगा? मनमुटाव तो है नहीं, मनमुटाव तो कांग्रेस में है। दो फाड़ है कांग्रेस, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। बीजेपी में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। पार्टी एक मुखी होकर लड़ाई लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी और इस सरकार को परास्त करेगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी एकजुट है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस समय बीजेपी लगातार सक्रिय है। राजस्थान में चाहे 2023 का चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, इन्हें लेकर पार्टी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है। और ये पूरे क्षेत्र में, चाहे वो ब्लॉक स्तर की तैयारियाँ हों या प्रदेश स्तर पर बड़े मामलों को उठाने को लेकर पार्टी की रणनीति हो, लगातार बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की गहलोत सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है, जबकि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। हमारे सहयोगी लोकेश नागर ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहना उनका। 60 से 70% तक पूरा करने का काम किया है और इन 3.5 सालों की यदि हम बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो आज तक के इतिहास में हुए नहीं हैं। चाहे राजस्थान में बड़ी संख्या में गवर्नमेंट के कॉलेज खोलने की बात हो, 10 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा है, हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का निर्णय राजस्थान की सरकार ने पूरे देश भर में सबसे पहले लिया है। जो 2004 के बाद में सरकारी नौकरियों में हमारे युवा जो नौकरी लगे थे उनके लिए पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया गया था पूरे देश में। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से इन 3.5 सालों में 2022 के बजट में घोषणा की है, जिससे राजस्थान का युवा वो सरकारी सेवा में जिसके मन में एक अनिश्चितता का माहौल था कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन नहीं मिलेगी, उनको एक भविष्य की एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का काम मुख्यमंत्री गहलोत जी ने किया है। बिजली के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से हर किसान के खाते में प्रति महीने 1000 रुपये डालने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और करीब 8 लाख से ज़्यादा किसानों का बिजली का जो बिल है वो शून्य हो गया है। उसी तरीके से यदि हम घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो 50 यूनिट प्रत्येक परिवार को फ्री देने का निर्णय लिया है। उससे भी लाखों राजस्थान के लोगों का घरेलू बिल जो शून्य हुआ है और बाकी अदर 50 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत 2 रुपये प्रति यूनिट और 3 रुपये प्रति यूनिट देने का जो निर्णय किया है वो निर्णय लागू भी हो गया है। बाकी चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में पिछले 3.5 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं और ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में और बजट के अलावा घोषणाएं नहीं की गई हो और बहुत सारे काम हुए हैं। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।